नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप सभी लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः हम आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपकी आने वाली आगामी भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एक बार सेशन को आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न आपके सामने है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमिचंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये आलोचना ग्रंथ किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। फिर अगला है, आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद। तो आचार्य भरत के रससूत्र के जो व्याख्याता शंकुक जी हैं, उनके सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमितिवाद नाम है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा लिखित नहीं है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये सभी पुस्तकें आई.ए. रिचर्ड्स की हैं। जो नहीं है रिचर्ड्स की पुस्तक, वो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये पुस्तक जो है रिचर्ड्स की नहीं है। और प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रीत मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। अच्छा प्रश्न आपके सामने है, रीत मुक्त कविता की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो ये आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, ये विशेषता है। ये मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत काव्य है, ये भी विशेषता है। ये सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, ये भी विशेषता है। और जो नहीं है अभिव्यंजना में, ये अभिधा मूलक, ये नहीं है। और हमसे पूछा जा रहा रीत मुक्त कविता की विशेषताएं, तो 1, 2, 3 यानी विकल्प पे आपका उत्तर होगा। आप लिखित परीक्षा में भी इसके द्वारा आप उत्तर अपना लिख सकते हो। अगर पूछा जाए रीत मुक्त कविता की विशेषताएं क्या हैं, तो आराम से आप लिख सकते हो, ये आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, ये आत्म प्रधान या व्यक्तिगत है, और यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मीराबाई के पदों में मुख्य है। क्या है मीराबाई के पदों में? तो देखते हैं हम लोग। अपूर्व भाव विह्वलता है, आत्मसमर्पण है, और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति है। वैसे तो रहस्यानुभूत भी है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें 1, 2, 3, 4 सब सही हो। तो हमें क्या सही करना है? अपूर्व भाव विह्वलता है, आत्मसमर्पण है, और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति है, यानी आपका 1, 3, 4 जो है उत्तर सही होगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। फिर आगे क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, ठीक बात है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता, ये भी सही है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के रूप में हुआ, ये भी सही है। खड़ी बोली लोक साहित्य बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। खड़ी बोली के विषय में क्या कहा जा रहा है? साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में प्रयुक्त होता, सही है ये। दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाती है, ये भी सही है। और खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो अगर आपसे खड़ी बोली के विषय में 2-3 बातें पूछी जाएं तो आप आराम से बता सकते हैं, लिख सकते हैं। आपका उत्तर होगा विकल्प सी, 1, 2, 3। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? तो आत्मचेतस, बावरा हेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक प्रयोग, इन तीनों का संबंध जो है किससे है? तो अज्ञेय जी से है। आत्मचेतस, बावरा हेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, इनका सबका संबंध किससे है? अज्ञेय जी से है, और विचार कविता का नहीं है।
उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं उसे आपको बताना है। कौन कौन हैं? तो पंडित बुद्धिराम जी हैं और अमीना है, ये जो है क्या हैं, प्रेमचंद के कहानियों के पात्र है। और लहना सिंह ये नहीं है उसमें, इनकी कहानियों का पात्र, और सुनंदा भी नहीं है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं, बताना है। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं? तो कृष्णचंद भी हैं, सूफिया भी हैं और गजाधर भी हैं। ये तीनों लोग जो हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं, हरिप्रसन्न नहीं हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? देखते हैं हम लोग। तो आलोक पर्व है और विचार वितर्क है, ये दोनों जो है निबंध संग्रह किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। और माटी हो गई सोना, ये इनका नहीं, कुछ उतले कुछ गहरे, ये भी नहीं है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं उसे आपको बताना है। कौन कौन सी इनमें से दलित आत्मकथाएं हैं? तो अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िए, ये दोनों जो है क्या हैं, दलित आत्मकथा है, यानी विकल्प भी आपका जवाब होगा। और बाकी जो है ये सब नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? किसका संबंध यथार्थवाद से है? तो मदाम बावेरी और जॉन लॉक, इन दोनों लोगों का संबंध जो है यथार्थवाद से है। मदाम बावेरी और जॉन लॉक का संबंध यथार्थवाद से है और बाकी लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित हैं उसे आपको बताना है। तो संग्राम और प्रेम की वेदी, ये दो नाटक हैं मुंशी प्रेमचंद जी के, और बाकी डिक्टेटर, ये बड़े खिलाड़ी के नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। इस प्रश्न में साधारणीकरण के विषय में कौन कौन से कथन इसमें सही है? तो साधारणीकरण आलम्बनत धर्म का होता है, ये बात सही है। और क्या इसमें सही है? साधारणीकरण के लिए भोजकत व्यापार अनिवार्य, ये भी बात सही है, यानी दो बातें सही है और बाकी ये दो गलत हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? उत्तर होगा आपका विकल्प सी 2 और 3। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रचना काल की दृष्टि से इन रचनाओं को जो है आपको क्रम से लगाना है। विकल्प आपके सामने है, रचनाएं आपके सामने हैं और ये सूफी रचनाएं सभी है, आपको क्रम से लगाना है, कौन सही होगा कौन सा गलत होगा। तो इसमें आपका विकल्प बी राइट आंसर है, यानी पहले चंदायन आएगी प्रकाशन में, फिर मृगावती, फिर चित्रावली, उसके बाद में अनुराग बांसुरी। फिर अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार जो है इन कवियों को सही क्रम से आपको लगाना है, बताना है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब होगा विकल्प भी सही, यानी पहले गुरु नानक आएंगे, फिर दादू दयाल, फिर मलुक दास का जन्म, उसके बाद में सुंदर दास का जन्म होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ पर क्या करना है, बोलियाँ हैं और उनके क्षेत्रों के साथ में आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सी बोली का कौन सा है क्षेत्र। तो देखेंगे हम लोग जो है खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है इनमें। तो आपका खड़ी बोली का क्षेत्र है बिजनौर। फिर ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रजभाषा का क्षेत्र है आगरा। फिर है बांगड़ू, बांगड़ू का क्षेत्र इनमें कौन सा है? तो बांगड़ू का क्षेत्र है करनाल। और अवधी का क्षेत्र कौन सा है? तो अवधी का क्षेत्र है सुल्तानपुर। ये आपका सही मिलान कर दिया गया। आपको विशेष रूप से जो ध्यान रखना है बांगड़ू को, बांगड़ू का क्षेत्र कहाँ है? करनाल। और ये आपका सही मिलान हो गया है और कूट के रूप में आपका विकल्प भी इसमें आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी क्या है, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबद्ध रचनाओं के साथ में सुमेलित करना है, यानी कौन सी रचना किस भाषा में है इस प्रकार आपको इसमें मिलान करना है। तो सबसे पहले अवहट्ट है, तो इसमें अवहट्ट की रचना कौन सी है? तो वो है कीर्तिलता, ये अवहट्ट की रचना है। फिर है ब्रजभाषा, इसमें ब्रजभाषा की रचना कौन सी है? तो वो है भंवर गीत, ये ब्रजभाषा की रचना है। फिर अवधी है, अवधी की रचना कौन सी है? तो ये है आपकी मधुमालती।
फिर है खड़ी बोली, खड़ी बोली की रचना कौन सी है? परिप्रवास। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और जो कूट के रूप में आगे आपका जवाब होगा वो विकल्प डी उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ में आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सी पंक्ति किसकी है। देखते हैं हम लोग। क्या है? नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छाए, ये पंक्ति किसकी है? नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छाए, तो ये कण्हपा की पंक्ति है। फिर है का तरवड़ पंच बिड़ाल, ये पंक्ति किसकी है? लुइपा की है, का तरवड़ पंच बिड़ाल। फिर है कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, ये पंक्ति किसकी है? कड़ुआ बोल न बोलिस नारी। तो ये पंक्ति जो है आपकी हो जाएगी कड़ुआ बोल न बोलिस नारी किसकी है? तो ये आपकी हो जाएगी सरहपा की। किसकी हो जाएगी? सरहपा की। फिर है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये हो जाएगी आपके अमीर खुसरो की। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और आपका उत्तर जो सही होगा विकल्प ए कूट माना जाएगा। आगे अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। क्या करना है? रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सी पंक्ति किसकी है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है ओनई घटा परी जग छाहा, ये पंक्ति किसकी है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। ओनई घटा परी जग छाहा जायसी की पंक्ति है ये। फिर आवत जात पनहिया टूटी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कुंभनदास की है। फिर है अति मलिन वृषभान कुमारी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये सूरदास की है। कीरत भनित भूत बल सोई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की रामचरितमानस से है। आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में आगे विकल्प डी आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबद्ध कवियों के साथ में आपको सुमेलित करना है। कौन किस सिद्धांत का कौन सा कवि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अद्वैतवाद के सबसे पहले है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के कवि कौन हैं? तो ये रैदास जी अद्वैतवाद से प्रभावित कवि हैं। फिर विशिष्टाद्वैतवाद के कवि कौन हैं? तो विशिष्टाद्वैतवाद के तुलसीदास जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद के कवि कौन हैं? तो शुद्धाद्वैतवाद के कुंभनदास जी हैं। और सखी संप्रदाय से कौन जुड़े हुए हैं? तो सखी संप्रदाय के हैं आपके स्वामी हरिदास जी। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और आपका कूट जो आगे होगा विकल्प ए जवाब माना जाएगा सही। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले जपुजी। जपुजी ये रचना किसकी है? तो ये गुरु नानक देव की है। रसमंजरी रचना किसकी है? तो रसमंजरी ये नंददास की है। बरवय नायिका भेद किसकी है? तो ये रहीम दास की है। और वैराग्य संदीपनी किसकी है? तो ये आपकी रचना है तुलसी दास की। ये आपका सही मिलान हुआ और कूट के रूप में विकल्प भी आगे उत्तर है आपका सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित करना है, यानी मूल विषय क्या है किस रचना का, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है शिवराज भूषण। इसका मूल विषय क्या है? अलंकार निरूपण इसमें किया गया है। फिर छत्र प्रकाश है, ये छत्र प्रकाश से किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका मूल विषय जीवन चरित। फिर है बिरह वारिश। बिरह वारिश ये जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? तो बिरह वारिश ये आपका रीति स्वच्छंदता वृत्ति पर आधारित ये ग्रंथ है। फिर काव्य निर्णय ये आपका सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। तो ये रहा आपका सही मिलान और कूट के रूप में आगे विकल्प भी आपका उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है, यानी रस की रचनाएं हैं ये और किसकी हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है रस सागर। ये रचना किसकी है? रस सागर तो ये श्रीपत की है रस सागर। फिर है रस चंद्रोदय, ये किसकी है? कवींद्र जी की है। फिर रसराज रचना है, ये रसराज किसकी है? तो रसराज ये आपके मतिराम जी की है। फिर रस पीयूष निधि किसकी है? तो ये सोमनाथ की रचना है। यानी रस सागर किसकी है? तो श्रीपत की है। रस चंद्रोदय कवींद्र की है। रसराज मतिराम की है। रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। ये रहा आपका सही मिलान और कूट के रूप में विकल्प से आगे आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ में क्या करना है?
सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही है, तो निराला की पंक्ति सरोज स्मृत से है पहली पंक्ति, जो नीचे विकल्प होगा आगे, हाँ दिया है, ठीक है। फिर अगली पंक्ति है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ये जो है पंक्ति किसकी है, तो ये महादेवी वर्मा की है। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है आपकी अज्ञेय जी की है। ये रोज़ सवेरे थोड़ा मैं अतीत में जी लेता हूँ। और अगला है, बिखरी अलकें जो तर्क जाल, ये विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम सचखंड सदृश था स्पष्ट भाल। और ये पंक्ति किसकी है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की। तो ये आपका सही मिलान हो गया है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये आपका सही मिलान है, यानी ए का 4, बी का 3, सी का पहला और डी का 5। यही आपका उत्तर है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न ये थोड़ा बड़ा था, इसलिए वहाँ पर मिलाना संभव नहीं लग रहा था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य कृतियों के साथ में सुमेलित करना, यानी कौन सा पात्र किस काव्य रचना में है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन है, कर्ण। तो ये जो आपका कर्ण है, ये किस रचना का पात्र है, तो कर्ण ये तो रसमरथी में है। फिर है कमला। कमला किस रचना की पात्र है, तो कमला ये प्रलय की छाया रचना की पात्र है। फिर है औशीनरी। औशीनरी ये किस में है, तो औशीनरी ये उर्वशी की पात्र है। फिर है राहुल। और राहुल ये किस रचना का पात्र है, तो ये आपका आएगा यशोधरा रचना का पात्र है राहुल। तो कर्ण ये रसमरथी में, कमला प्रलय की छाया में, औशीनरी उर्वशी में और राहुल यशोधरा में। ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प सी आपका आगे जवाब होगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ में आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। सबसे पहले हैं अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी की रचना का नाम क्या है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये रचना है अज्ञेय की। फिर है बच्चन जी हैं। बच्चन जी की रचना कौन सी है, तो वो है सतरंगिनी। कौन सी है बच्चन की रचना, सतरंगिनी। फिर है रघुवीर सहाय, इनकी रचना का नाम क्या है, रघुवीर सहाय की सीढ़ियों पर धूप में। फिर सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इनकी रचना का नाम क्या है, कला और बूढ़ा चांद। तो ये रहा आपका सही मिलान और कूट के रूप में विकल्प से आगे आपका जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ में सुमेलित करना है, यानी किस कवि ने किस आंदोलन को चलाया है या उससे जुड़ा हुआ है कौन सा कवि। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा जो है ये कविता आंदोलन से जुड़े हैं। फिर है नरेश जी। ये नरेश जी किस में आते हैं, तो आप सभी को पता होगा नरेश जी का संबंध किससे है, तो ये हैं नकेनवाद या प्रपद्यवाद से जुड़े हुए हैं। फिर शंभूनाथ सिंह जी हैं। शंभूनाथ जी का संबंध कहाँ से है, तो शंभूनाथ जी ये नवगीत से जुड़े हुए हैं। फिर केदारनाथ अग्रवाल जी ये प्रगतिवाद से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह आपका मिलान हो गया है और विकल्प आगे कूट आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ में सुमेलित कीजिए। क्या करना है, पात्रों के साथ में आपको मिलान करना है इन कहानियों को। देखते हैं हम लोग जो है कौन सा पात्र किस कहानी में आएगा। तो सबसे पहले कहानी है आकाशदीप। कौन सी है, आकाशदीप। आकाशदीप कहानी का पात्र कौन है, बुद्धगुप्त है। फिर है दिल्ली में एक मौत। दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र कौन है, तो वो है अतुल। फिर है उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है, तो उसने कहा था कहानी का जो पात्र होगा वो है बोधा सिंह। फिर गैंग्रीन कहानी का पात्र कौन है, तो गैंग्रीन कहानी की पात्र है मालती। यानी ये मालती किस में है, गैंग्रीन में। बुद्धगुप्त है आकाशदीप कहानी में, अतुल है दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र, बोधा सिंह है ये उसने कहा था कहानी का पात्र। तो आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प पे आपका आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ में सुमेलित करना है, यानी कौन सा उपन्यास किस विषय से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है अजय की डायरी। अजय की डायरी उपन्यास का विषय क्या है,
तो अजय की डायरी ये जो है विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित है, अजय की डायरी। फिर अगला है अंतराल उपन्यास। इसका संबंध है स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता है। अंतराल उपन्यास में क्या है? स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता। फिर है बसंती उपन्यास। इसका संबंध है महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। फिर अगला है महाभोज उपन्यास। तो महाभोज का विषय क्या है? समकालीन राजनीतिक परिवेश। यानी अजय की डायरी जो है उपन्यास का विषय क्या है? विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि में है। अंतराल उपन्यास का विषय क्या है? स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता है। बसंती का विषय क्या है? महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। और महाभोज का समकालीन राजनीतिक परिवेश विषय है। तो इस तरह आपका सही मिलान हुआ और कूट के रूप में आप आगे विकल्प पे आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है। बताना है कौन सा निबंध किसका है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है कहनी अनकहनी। क्या है? कहनी अनकहनी ये किसका है? तो कहनी और अनकहनी ये धर्मवीर भारती का है निबंध। किसका है? धर्मवीर भारती का कहनी अनकहनी। फिर है गंधमादन। गंधमादन किसका है? तो ये कुबेरनाथ राय का है। फिर है जीप पर सवार इल्लियाँ। जीप पर सवार इल्लियाँ किसका है? शरद जोशी का है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का है। तो ये आपका सही मिलान हो गया। कूट के रूप में विकल्प सी आगे उत्तर होगा आपका। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबद्ध नाटकों के साथ में सुमेलित करना है। यानी सभी ये स्त्री पात्र हैं, किस नाटक में आए हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है उर्वी। उर्वी जो है ये किस नाटक में है? तो उर्वी है ये पहला राजा नाटक की पात्र है उर्वी। फिर है सुंदरी। ये सुंदरी किसमें है? लहरों के राजहंस नाटक की पात्र है। फिर है वेनुरति। वेनुरति किसमें है? ये सूर्यमुख नाटक की पात्र है। फिर देवसेना ये किस नाटक की पात्र है? तो स्कंदगुप्त की है। यानी उर्वी पहला राजा में है, सुंदरी लहरों के राजहंस में है, वेनुरति सूर्यमुख में है और देवसेना स्कंदगुप्त की पात्र है। आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प से आगे आपका जवाब होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ में सुमेलित कीजिए। क्या करना है? मिलान करना है। देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास। इसका पात्र कौन है? तो इसका है मणिक मुल्ला। फिर है मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास का पात्र कौन है? तो वह है विश्वनाथ प्रसाद। फिर है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान की पात्र कौन है? तो वो है आपकी रंजना। फिर है तमस उपन्यास। और तमस उपन्यास का जो है पात्र कौन है? तो वो है नत्थू। यानी सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास का पात्र है मणिक मुल्ला, मैला आंचल में विश्वनाथ प्रसाद, 1 इंच मुस्कान में रंजना और तमस में है नत्थू। तो ये रहा आपका सही मिलान और कूट के रूप में विकल्प ए आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ में आपको सुमेलित करना है। बताना है कौन सी रचना है किसकी। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है हम हसमत। हम हसमत ये रचना किसकी है? तो ये है कृष्णा सोबती की हम हसमत। फिर है बच्चन निकट से। बच्चन निकट से ये रचना किसकी है? तो ये अजीत कुमार की है। फिर है माटी की मूर्तें किसकी है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है माटी की मूर्तें। फिर चीड़ों पर चांदनी ये किसकी है? तो ये निर्मल वर्मा जी की है। हम हसमत कृष्णा सोबती, बच्चन निकट से अजीत कुमार, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। और आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है बच्चन निकट से ये किसकी है? अजीत कुमार की। आपके लिए नहीं हो सकती है। तो ये आपका सही मिलान रहा और विकल्प भी आपका कूट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या है? यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और अलंकारों के साथ आपको मिलान करना है। बताना है जो है कौन सा अलंकार किस पंक्ति में है। तो सबसे पहले है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बड़ा ही चर्चित उदाहरण है और आप सभी लोग जानते हो इसमें कौन सा अलंकार है इस उदाहरण में। तो वो आपका है श्लेष अलंकार।
फिर है बंसी धुन सुनि ब्रज वधू चली विसार विचार, भुज भूषण पहिरे पगन भुजन लपेटे हार। इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका है असंगत अलंकार। कौन सा है? असंगत अलंकार। फिर अगला उदाहरण आपके सामने है, उसमें क्या है? जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें अन्योक्त अलंकार है। फिर है उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें कौन सा आपका है अलंकार, तो ये है रूपक अलंकार। तो ये आपका सही मिलान हो गया है और कूट के रूप में आगे विकल्प पे आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है? यहाँ भी जो है मिलान करना है। कुछ अवधारणाएँ दी गई हैं और उनके आचार्यों के साथ मिलान करना है, किस सिद्धांत से, किस अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले है उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद के विचारक कौन हैं? लुई अल्थ्यूसर हैं। फिर यथार्थवाद के विचारक कौन हैं? तो जॉर्ज लुकाच हैं यथार्थवाद के। फिर स्वच्छंदतावाद के विचारक कौन हैं? तो रॉबर्ट बर्न्स हैं स्वच्छंदतावाद के। और उत्तरवाद के विचारक कौन हैं? तो उत्तरवाद के हैं फ्रेडरिक जेम्सन। यानी कि उत्तर संरचनावाद लुई अल्थ्यूसर, यथार्थवाद के कौन हैं? जॉर्ज लुकाच हैं। स्वच्छंदतावाद के कौन हैं? रॉबर्ट बर्न्स हैं। उत्तराधुनिकतावाद के कौन हैं? फ्रेडरिक जेम्सन हैं। तो ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प पे आपका उत्तर होगा। फिर हम सभी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, ये कथन किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, हेमचंद्र, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो ये कथन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का। वे कहते हैं कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। अगला है विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? 12, 7, 15, 10। तो विश्व की भाषाओं को मुख्यतः जो है 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हिंदी क्या कहा जा रहा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, सेमेटिक, भारोपी, रेड इंडियन। तो हिंदी जो है आपके ये भारोपी परिवार की भाषा है। अगला है भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? चीनी, भारोपी, सूडानी, द्रविड़। तो भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वो सभी भारोपी परिवार से संबंधित हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है कौन है? वैदिक, संस्कृत, पाली, अवहट्ट, प्राकृत। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न है वैदिक ग्रंथों की भाषा है पाली, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। तो वैदिक ग्रंथों की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, आपको बताना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। वैदिक ध्वनियों की संख्या जो है 52 है, इसमें कितने स्वर, कितने व्यंजन हैं? तो आपका उत्तर होगा इसमें जो है 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लौकिक संस्कृत के विषय में पूछा जा रहा है। तो लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए, ये सही है। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई, ये सही है। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया, ये भी सही है। जो गलत है आपका विकल्प बी, यही आपका उत्तर है। लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वा मूली और उपध्मानी लुप्त नहीं हुई है, गलत है ये। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व,
500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से अब तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, प्रथम प्राकृत भाषा है अपभ्रंश, संस्कृत, पाली या भट्ट। तो प्रथम जो प्राकृत भाषा कौन सी है, तो वो है पाली भाषा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इसको कहते हैं त्रिपिटक, और इसकी रचना किस भाषा में हुई है? तो वो पाली भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पाली भाषा में लिखी रचना है महाभारत, कर्पूर मंजरी, जैन ग्रंथ आगम, मिलिंद पन्हो। तो पाली भाषा में लिखी हुई रचना इनमें से कौन सी है? तो आपका जवाब होगा मिलिंद पन्हो। ये क्या है? पाली भाषा में लिखी हुई रचना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, सदनीत व्याकरण के रचनाकार हैं मोगलान, कच्चायन, अंगवंश और अश्वघोष। तो सदनीत व्याकरण के रचनाकार कौन हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? अग्गवंश जी। अगला है, कच्चायन व्याकरण किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, खड़ी बोली। तो कच्चायन व्याकरण जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो कच्चायन व्याकरण पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश इन तीन भागों में किसने वर्गीकृत किया है? वरुरुचि, हेमचंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, मार्कंडेय। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश इन तीन भागों में किसने वर्गीकृत किया है? तो आपका उत्तर होगा हेमचंद्र जी ने प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची, अपभ्रंश में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से है? प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत। तो किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से है? तो वो है अर्धमागधी प्राकृत का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न आपके सामने है, मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। तो मार्कंडेय जी ने मागधी की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से बताई है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा कौन थी? शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, पाली। तो जैन धर्म के उपदेशों का जो संकलन है उसे आगम कहा गया है, ठीक है। और इन उपदेशों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? अर्धमागधी प्राकृत थी जैन धर्म के उपदेशों की भाषा। फिर अगला प्रश्न है, रा के स्थान पर ला का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत, प्रथम प्राकृत। तो रा के स्थान पर ला का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? तो आपका जवाब होगा मागधी प्राकृत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? पश्चिमी हिंदी, लहंदा, मराठी, पूर्वी हिंदी। तो इनमें से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? तो आपका उत्तर क्या होगा? जो पूर्वी हिंदी है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं जिन्होंने क्या काम किया था? पौमचर्यु और रिठिणेमचर्यु की रचना की है। ये आपका उत्तर होगा। अपभ्रंश के महान कवि जो स्वयंभू हैं तो उन्होंने पौमचर्यु और रिठिणेमचर्यु की रचना की है, और बाकी की बातें क्या हैं उनके विषय में ये गलत हैं। फिर अगला है, कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन भाषा नहीं है? राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, गढ़वाली। तो इनमें से जो आपकी भाषा है गढ़वाली ये पश्चिमी गौड़ियन भाषा नहीं है, और राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी ये पश्चिमी गौड़ियन में मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि यानी ऐसा क्या कारण है? तो वो
कारण है राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे ही कुछ राज्यों की मान्यता प्राप्त है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण लोग जो है इसको पूरे देश की भाषा बनाना नहीं चाहते हैं, यही कारण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली। तो इनमें कौन नहीं है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली? तो आपका जवाब होगा बुंदेली। ये किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, कौरवी, अवधी। तो इनमें से अवधी ये जो है पूर्वी हिंदी की है, ये पश्चिमी की नहीं है। और ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी, खड़ी बोली, ये सब क्या है? पश्चिमी हिंदी में आती हैं। अगला प्रश्न है, बेट्टा, गाड्डी जैसे द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किस बोली में प्रमुख है? पूर्वी हिंदी की बघेली, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी की अवधी। तो जैसे बेट्टा, गाड्डी, इसमें आप द्वित्व देख रहे हैं, 2 बार आ रहा कोई वर्ण है, तो ये क्या है? पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में प्रमुख विशेषता है द्वित्व की ये। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया था? कौरवी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, हरियाणवी। किस बोली को जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है, ये बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? कानपुर, हरदोई, मिर्ज़ापुर, बांदा, लखनऊ, बहराइच, झांसी, उरई। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? झांसी और उरई में। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कन्नौजी का क्षेत्र है? क्या है कन्नौजी का क्षेत्र? फर्रुखाबाद, हरदोई, भागलपुर, पटना, मथुरा, वाराणसी और सुल्तानपुर, गाजीपुर। तो कन्नौजी का क्षेत्र कहाँ है? ये फर्रुखाबाद और हरदोई कन्नौजी का क्षेत्र है। अगला है, निम्न में से राजस्थानी हिंदी की बोली है? मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, ये सभी। तो मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी ये राजस्थानी की सभी बोलियां हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चारणदास की शिष्या दयाबाई सहेजोबाई राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थीं? शानदार प्रश्न है। मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी और मारवाड़ी। तो चारणदास की शिष्या हैं दयाबाई सहेजोबाई। एक तो यही प्रश्न है कि चारणदास की शिष्या कौन है? तो दयाबाई सहेजोबाई। और ये किस बोली में रचना करती थी? तो आपका जवाब होगा ये जो है मेवाती में रचना करती थी दयाबाई और सहेजोबाई। अगला है, बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी। तो बिहारी हिंदी की जो बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में बोली जाती है उस बोली का नाम क्या है? भोजपुरी है। कौन सी है? भोजपुरी है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन से क्षेत्र मैथिली बोली के हैं? बताना है आपको, विकल्प आपके सामने हैं। इनमें से कौन से क्षेत्र हैं जो मैथिली बोली के अंतर्गत आएंगे? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी दरभंगा, शिवहर और पूर्णिया, ये सब मैथिली बोली के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है शौरसेनी प्राकृत से, मागधी प्राकृत से, अर्धमागधी प्राकृत से, खश प्राकृत से। तो पहाड़ी हिंदी का विकास किस प्राकृत से हुआ है? खश प्राकृत से हुआ है पहाड़ी हिंदी का विकास। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था? खड़ी बोली फारसी, संस्कृत उर्दू, ब्रजभाषा अवधी और अवधी दक्षिणी। तो मध्यकाल में जिन को साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था वे थी ब्रजभाषा और अवधी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भाषा मूलतः थी हिंदी का प्रारंभिक रूप, उर्दू 18वीं सदी की, 14वीं 15वीं सदी की खड़ी बोली और उपरोक्त सभी। तो दक्षिणी भाषा जो है मूलतः कौन सी थी? जो 14वीं और 15वीं शताब्दी में खड़ी बोली थी वही दक्षिणी कही जाती थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी के भी रूप पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी क्या खासियत है? दक्षिणी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है, इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं में से किसमें हिंदुस्तानी शब्द का
उल्लेख हुआ है? बाबरनामा, तुझके बाबरी, पादशाहनामा, जफरनामा। किस रचना में जो है हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है? तो उस रचना का नाम है तुझके बाबरी में जो है हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, मानक भाषा मुख्यतः होती है? कौन सी होती है मानक भाषा? आप सभी को बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। मानक भाषा किसे कहते हैं? तो जो परिनिष्ठित, शुद्ध और परिमार्जित हो उसे ही कहा जाता है मानक भाषा, यानी विकल्प ए आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा लिपि को देवनागरी के रूप में मान्यता मिली है? अनुच्छेद 343, 348, 351, 358। किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता मिली है? तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 343 में घोषित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में 92वें संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया? संथाली, डोगरी, मैथिली, ये सभी बताना है आपको। सही जवाब क्या होगा? 8वीं अनुसूची में जो 92वां संशोधन होता है उसमें संथाली, डोगरी, मैथिली, इन सभी को जो है शामिल किया गया भाषा के रूप में। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि है किस प्रकार की है? चित्रात्मक लिपि है, संकेतात्मक लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है, वर्णनात्मक लिपि है। कैसी है देवनागरी लिपि? तो आप सब लोग जानते हैं देवनागरी लिपि है ये अक्षरात्मक लिपि। अगला प्रश्न आपके सामने है, शौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट्ट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है, ये कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मेरुतुंग, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। तो ये कथन है किसका? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी कहते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट्ट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित थी? मगध उज्जैनी, कलिंग कौशल, श्रावस्ती नेपाल, कुरु पांचाल। तो जो पाली भाषा है वो मगध उज्जैनी और कलिंग कौशल यहाँ पर जो है प्रचलित थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, शौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, ये विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मार्कंडेय, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य भरतमुनि। शौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, ये कौन कहता है? ग्रियर्सन जी कहते हैं कि शौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ, इस कथन से सहमत कौन रखते हैं? अमीर खुसरो, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी से संबंधित है ये कथन। राहुल सांकृत्यायन जी का मानना है कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध शौरसेनी प्राकृत से है? तो जैन साहित्य और आनंद सुंदरी, इन दोनों का संबंध किससे है? शौरसेनी प्राकृत से है, जैन साहित्य, आनंद सुंदरी। तो प्यारे साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम आशा करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कई सारे प्रश्न यहाँ से आपको मिल सकते हैं। कक्षा को लाइक करिए और आप सभी लोग कक्षा को हाइप अवश्य किया करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर कीजिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक कक्षा को आकर के प्रतिदिन वॉच करते हैं। और मिलते हैं हम आपको फिर से नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।